हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि भाई हमारी दो रिटायरीज की एसोसिएशन है, EIBRF और AIB पार्क और CBPRO, इन सब का मिलकर के एक संगठन बना हुआ है। आखिरकार इनमें बनती क्यों नहीं है? ये कहीं बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसी क्या बात है? तो राजेश कुमार पांडे कानपुर से 12/11/2025 को उन्होंने एक लेख लिखा। अब क्यों हमको तो इन चीजों का पता नहीं था, और शायद हो सकता है कि बहुत से पेंशनर्स को नहीं पता हो। अब उनको पता था तो वो लिखा। तो बताते हैं कि भाई EIBRF और AIB पार्क का जन्म कैसे हुआ और ये एक दूसरे से जलते क्यों हैं, ये क्यों कौरव पांडव बने हुए हैं। भाई मुद्दा तो एक ही है, पेंशन अपडेशन या रिटायरीज के मुद्दे। तो आज ये सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को जानें, इन लोगों तक भी पहुंचे, ये भी जानें कि भाई तुम कर क्या रहे हो। ये हो नहीं सकता कि 8 लाख पेंशनर और ये रिटायरीज के संगठन जो बने हुए हैं, यदि ये मेहनत करें ईमानदारी से, इनकी समस्याएं नहीं सुलझें। और इस प्रकार की कंडीशन जैसी इनमें है, विभाजनकारी मानसिकता, ना तो LIC के संगठनों में है, न RRB के संगठनों में है, न RBI के संगठनों में है, न केंद्र सरकार के संगठनों में है, और इवन प्राइवेट बैंकों में बने हुए जो एसोसिएशंस हैं अपने कर्मचारी, वहां भी नहीं है। आप पहले तो हम ये देख लेते हैं कि राजेश कुमार पांडे जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं EIBRF 1/5/1994 को बना। बनाने वाले AIBEA के तत्कालीन महामंत्री तारकेश्वर के करीबी थे। इस तरह इनकी EIBA नजदीकियां स्वाभाविक थीं और ये आईबॉक को नागवार लग रही थीं। ईर्ष्या के आईबॉक ने अधिकारी पेंशन के नाम पर अपना पिछलग्गू संगठन खड़ा करने का निर्णय लिया और 2012 में EIBRF को तोड़कर आई पार्क का गठन हुआ। इस तरह एक षड्यंत्र पेंशन की समावेशी, यानी 2012 में इन्होंने एक अपना अलग से खड़ा कर लिया संगठन EI पार्क। जो निकम्मे एक जगह थे, अब वो दो खेमों में बट गए। उनके कामकाज व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। EIBRF अब यहां पर हमेशा ये क्या नाम है, वेंकटाचलम जी को लौंगी वाला कहते हैं। अब मैं तो खत्म करूंगा इसको, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने मना किया है भाई मत कहो। अब इनके लिए कहा है, किसी के लिए मुझे पता नहीं। और AIB पार्क आईबॉक का नया दरबारी बन गया और चंद शब्दों में यही इनका परिचय है। EIBRF को तोड़ करके बना AIB पार्क। और तभी तो जब डैमेज कंट्रोल में वेंकटाचलम जी लग गए, तो उन्हीं के माध्यम से डैमेज कंट्रोल किया कि EIBRF ने, और को जैसे ही उन्होंने लेटर निकाला, उसके बाद लेटर निकाला AIB पार्क ने, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। EIBRF और AIB पार्क दोनों अपनी स्थापना आज से एक भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाने से घोर हताश के शिकार हैं। ऐसे में ये दोनों उल्टी सीधी गतिविधियां करते रहते हैं। दोनों संगठनों के नेता अपनी अकर्मण्यता को स्वीकार करने के बजाय स्वयं को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगा। EIBRF वर्षों से समय समय पर लंबी लंबी बैठकें तक कुछ प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमों को आयोजित कर पेंशनर्स का ध्यान भटकाने की चालें चलता रहा है। जब हम यह पेंशन स्कीम कैसे आई, किसके प्रयासों से आई, किसने इसका विरोध किया, और सबसे बड़ी बात, किसने उस समय बैंक कर्मियों को पेंशन के खिलाफ भड़काया और उन्हें पेंशन ठुकराने को मूवमेंट किसने किया, यह जग जाहिर है कि 2010 में पेंशन का दूसरा विकल्प लेने वाले इसके भुक्तभोगी गवाह हैं। उन्होंने किसके कहने पर पेंशन ठुकराने की मूर्खता की, उन्हीं से पूछ लो। सब जानते हैं कि इस दुष्प्रचार की पटकथा और इसका समर्थन आईबॉक था। और लोग ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुझे पता है। जानते हैं पेंशन के दूसरे विकल्प के लिए लोगों से CPF और ब्याज की कितनी बड़ी राशि वसूली गई, और सेवानिवृत्ति के अगले महीने से पेंशन न देकर पेंशन की कितनी बड़ी राशि हड़प ली गई। इसके लिए पेंशन रेगुलेशन 1995 की मूल शर्तों को एक तरफा बदल दिया गया। AIB पार्क आज भी उसी आईबॉक की तारीफ कर रहा है जिसके षड्यंत्र के पेंशन का दूसरा विकल्प लेने वाले भुक्तभोगी हैं। आईबॉक ने पेंशन के विरुद्ध अभियान चलाया और 52% बैंक कर्मियों, जिसमें 95% सब के सब अन्य बैंकों के अधिकारी हैं, उन्होंने पेंशन ठुकराकर अपने पैसों में कुल्हाड़ी मारी। इन्हें इनमें स्टेट बैंक का कोई
वो नहीं था। सच तो है कि स्वीकार करो, आईबॉक को मक्खन लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, कितने भी कर लो बैल से दूध नहीं निकलेगा। इस बात को एआई पार्क और एआईबीआरएफ का नेतृत्व जितना जल्दी मान ले कि एआईबॉक और एआईबीए जैसे दलाल संगठनों की आईबीए की साठगांठ के कारण ही पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, उतना ही अच्छा होगा। बस ये बात तो सही कही है, क्योंकि इस समय जो यूएफबीयू के कंस्टिट्यूएंट्स हैं एआईबीए और आईबॉक, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं भैया तुम दोनों एक हो जाओ, एआईबी पार्क और एआई पार्क आप दोनों एक ही थे पहले, तुमको ही तोड़ दिया गया, इकट्ठे हो जाओगे तो कुछ हो जाएगा। एआई पार्क पहले निम्नांकित तथ्यों के खुले मन से मीमांसा करे, तय करे कि उसका प्रथम दफ्तर किसके प्रति है, पेंशनर के प्रति या आईबॉक के प्रति। क्या आईबॉक ने 25/5/2015 को उस संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए जिसमें घोषणा की गई थी कि बैंक पेंशनर को उनकी बैंकों के साथ कोई अनुबंध नहीं है? उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। एआईबी पार्क को बता रहे कि आपका नुकसान आईबॉक ने 2015 में किया था। उसके बाद आईबॉक को बताना चाहिए कि अब जब 5 दिवसीय बैंकिंग पर बातचीत और सहमति हो गई तो पेंशन अपडेशन का कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो सारी चीज़ों को वेंकटाचलम जी झेल रहे थे, इन्होंने आईबॉक को और ला करके खड़ा कर दिया। उस समय तक आईबीए ने यह नहीं कहा कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यह भी नहीं कहा था कि पेंशन अपडेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिस था। आईबॉक की काली करतूतों पर पर्दा डालते एआई पार्क धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है। एआईबीआरएफ और एआईबी पार्क को बैल से दूध निकालने की मूर्खता बंद कर देनी चाहिए। इन्हें एआईबी और आईबॉक के चंगुल से मुक्त होकर आपसी तालमेल में आगे बढ़ना चाहिए। पेंशनर्स का हित सर्वोपरि है। पेंशन एक्टिविस्ट भी किसी न किसी संगठन से जुड़े थे, लेकिन उन्हें पेंशनर्स का हित सर्वोपरि रखते संघर्ष अपनाया, अपनी आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम खोजा। कौन नहीं जानता भारतीय मजदूर संघ की अग्रणी भूमिका से आज फैमिली पेंशन 30%, 100% डीए, पूर्व 1986 के रिटायर्ड को 10,000 एक्सग्रेसिया, रिजाइनीज को पेंशन विकल्प और 1/11/2022 से पेंशन को एक्सग्रेसिया हासिल हो गया, अपडेशन भी हो गया। अगर बड़ी यूनियन ने जयचंद मीर जाफर जैसे गद्दारी नहीं की होती तो आईबीए से गठजोड़ कर सब जुडिस का षड्यंत्र न रचा होता। पेंशनर को औसतन हर महीने 10,000 का नुकसान जो उठा रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको बीएमएस के साथ मिल करके पेंशनर का मुद्दा उठाना चाहिए कि वो भी इसमें लगे हुए हैं। काफ़ी कुछ बातें कही हैं और मेरे सारा नहीं ले पाया, इससे भी ज़्यादा है। अब ये सब कुछ देखने के बाद भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ? ठीक है, जड़ में आपके में विद्रोह हो सकता है, कलह हो सकता है, आपसी वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन वर्तमान स्वरूप को देखते हुए राजेश कुमार पांडे जी का ये विचार मेरे बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि भाई आप छोड़िए एआईबीए को, मान लिया कि आप एआईबीए से निकले हो, आईबॉक वालों को भी छोड़िए क्योंकि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वहां पे, लेकिन आप तो एक होकर के इस मुद्दे को उठाइए। अपनी अपनी बांसुरी, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपना राग मत गाइए। तब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई नहीं सुनने वाला है। और सबसे ज्यादा फूट वैमनस्यता हमारे पेंशनर्स के संगठनों में ही है, क्योंकि एआईबीआरएफ के जो जैन साहब हैं वो तो वेंकटाचलम जी के बिना आगे नहीं बढ़ते। और यहां और दूसरी चीज बता दी उन्होंने कि दूसरा जो एआईबी पार्क है वो आईबॉक के बगैर आगे पैर नहीं रखता। और ये दोनों एआईबी आईबॉक हालांकि स्वार्थ के लिए दोनों साथ हैं यूएफबीयू में, लेकिन ये पेंशनर के साथ खेल खेल रहे हैं। और ये जो खेल खेला जा रहा है, राजेश कुमार पांडे जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। और ये बिल्कुल सही है इनके कि जिस समय पहला विकल्प पेंशनर का आया था उस समय आईबॉक ने कहा था कि आपको पेंशन में नहीं, आपको फायदा है आपके सीपीएफ में। अब इनका ये कारण हो सकता है कि आईबॉक जो है वो थर्ड बेनिफिट के लिए लड़ रहा था, जिसके लिए आईबी और सरकार नहीं माने थे। इनको ये होगा कि यदि लोग को सीपीएफ के होंगे तो हो सकता है बाद में थर्ड विकल्प भी आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया। अपना अपना कारण है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि उस समय हम भी नहीं ले पाए थे, उसमें कहा गया कि आपके पीसीपीएफ, बाद में पता चला कि पेंशन में फ़ायदा है और 2010 में बहुत लंबी चौड़ा पैसा देना पड़ गया जो सबने दिया था। और वो भी इन्होंने जो रिकवरी की थी 2010 में,
वो इनको इनका रेगुलेशन अलाउ नहीं करता, उसके बाद भी ये रिकवरी कर गई थी। मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ और ये आपस में क्यों नहीं मिल पाते हैं, इसको हमारे बैंक पेंशनर के साथ रखा जाए। आगे आपका सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो, और यदि एक नहीं होते हैं तो मैं तो यही कहूँगा इनके मेंबर से कि इनको अलविदा करो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी देने की, खड़े रहो, तुम चलते रहो। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।